सुप्रभात सभी को। सबसे पहले तो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए एक अच्छी सी चीज़ कि आप अपने ही क्लास 11 से में आपने जिस क्लास में पढ़ाई की थी, तो इसी बहाने आपको अपनी क्लास भी याद आ जाएगी और आपको अपनी क्लास का फील भी मिलेगा कि आज आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हो। आज एक यहाँ पे आपके क्लासरूम के हिसाब से मैं एक ट्रायल वीडियो ही बना रहा हूँ, तो छोटा बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग बड़ा करेंगे। हम लोग का चैप्टर इससे पहले मैंने यूट्यूब लाइव पे आपने सेशन ले लिया था जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी का चैप्टर है, और इस चैप्टर में जितना हमारा पशुपालन तक हो गया था और लाइफ स्टॉक रेयरिंग तक। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी का इस समय वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व स्तर पर सबसे बड़ा हिस्सा है जो प्राइमरी एक्टिविटी में काउंट होता है। इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे कि एग्रीकल्चर कहाँ होता है, कैसे होता है, अपने किस स्वरूप में है, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो, जैसे आपने भी इसके पहले कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग और नोमैडिक हर्डिंग मतलब जानवरों को पालने के ही दो तरीके पड़े थे। जो पुराने तौर तरीके वाले लोग हैं वो जानवरों को कोई इकोनॉमिक पर्पस से नहीं पालते, अपने साथ रखते हैं जिससे उनका गुजारा हो जाए, बस वो उतना ही उनसे उद्देश्य रखते हैं। और वहीं पर हमने उनको कमर्शियल लेवल पे भी पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में उनको बहुत एडवांस तरीके से उनको रखते हैं, पालते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उनके लिए वेटनरी डॉक्टर रखते हैं, अच्छी ब्रीड डेवलप करते हैं। तो पर्सपेक्टिव क्या है, तो इसी तरह से हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कृषि आपको पता है लगभग आज से 12,000 साल पहले जब हम इंसानों की सबसे प्रमुख क्रियाओं हंटिंग गैदरिंग के बाद जो प्राथमिक क्रियाएँ शुरू हुई उनमें एग्रीकल्चर ही था। और शुरू में से जो एग्रीकल्चर के जो प्रणाली चली आई उनके कुछ अवशेष आज भी आदिवासी समाजों में दूर घने जंगलों में वो मिलते हैं, और वहाँ से लेके आज की अभी तक की सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्निक्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चर के अंडर में पढ़ते हैं। तो कृषि की शुरुआत करते हैं। वैसे तो कई टाइप है, लेकिन अभी आज हम लोग 3 प्रकार की कृषि पढ़ेंगे। सबसे पहले है जीवन निर्वाह कृषि, फिर उनके 2-3 प्रकार हैं, और दूसरी रोपण कृषि, तीसरी विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इनमें खास बात यह है कि इस चैप्टर का नोट्स बनाते वक्त इसके पहले के भी वीडियो में मैंने बोल दिया था कि आप जिस भी एग्रीकल्चर या जिसके बारे में लिखेंगे आप चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं ये केवल एग्रीकल्चर टाइप ही नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग और जिन एरियाज़ में इनकी प्रैक्टिस होती है वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी ये शो करते हैं, और वो कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहली टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस या हिंदी में जीवन निर्वाह बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा एग्रीकल्चर टाइप है जिसमें हम एग्रीकल्चर बहुत कमर्शियल स्केल पर नहीं करते। इस एग्रीकल्चर टाइप में किसान जो खेती करते हैं उससे उनको केवल उतनी ही उपज मिल पाती है जिससे उनका केवल जीवन चल जाए, उनकी गुजर बसर हो जाए। वो बहुत ज़्यादा उससे मुनाफा नहीं कमा पाते कि हम मुनाफा कमा के उससे बहुत बड़े किसान या बहुत बड़े आदमी बन जाए। अब उनकी क्या क्या वजहें हैं, उन वजहों पर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का जो सबसे पहला टाइप है वो है झूम एग्रीकल्चर, आदिम कृषि। ये आप क्लास 6-7 से ही SST में जब भी आपने क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा SST में, तो झूम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा होगा। ये आदिवासी क्षेत्रों में, मैंने आपको कहा था ना कि कृषि आज भी अपने सबसे पुराने तरीकों से लेके जो वर्तमान में सबसे नए तरीके हैं वो सारे के सारे आज की डेट में भी प्रैक्टिस में हैं। तो झूम एग्रीकल्चर जो है वो कृषि का सबसे पुराना तरीका है, और ये आज के समय में दुनिया के जो कुछ कह सकते हैं सघन वन वाले आदिवासियों के इलाके हैं वहीं पर कुछ आदिवासी समुदाय इनकी प्रैक्टिस करते हैं। और झूम कृषि के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन हम इन चीज़ों को पॉइंट वाइज रिकॉल करते हैं कि आप इसको पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट कि ये कृषि का सबसे पुराना तरीका है। दूसरा पॉइंट, इसकी प्रैक्टिस कहाँ होती है या कौन करता है, तो ये प्रैक्टिस जंगलों के आसपास ये कृषि करने वाले जो होते हैं वो आदिवासी समूह होते हैं जो इस तरह की कृषि करते हैं। अब इस कृषि को करते कैसे हैं, तो इस कृषि में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं कि जंगल के एक हिस्से को ये काट के साफ़ करते हैं और काट के साफ़ करने के बाद ये
उसको जला देते हैं। और जलाने के बाद जो उसकी राख है और इन सारी चीज़ों से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो 3-4 साल तक फर्टिलिटी सॉइल की बनी रहती है और 3-4 साल तक ये उस पर खेती करते हैं। और फिर जैसे जैसे मिट्टी से उपज जो है वो समाप्त होना शुरू हो जाती है, अच्छा उनको प्रोडक्शन नहीं मिलता, वो ज़मीन छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इस एग्रीकल्चर का एक सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि इससे वनों का काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि आपने जंगल काटा, 4-5 साल खेती की, फिर आपने वो ज़मीन छोड़ दी, फिर दूसरा मैं पढ़ाने दीजिए थोड़ा सा, फिर दूसरा आपको क्या कहते हैं नया क्षेत्र जब आप काट के जाते हैं तो वहाँ पर सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो आप फिर नया जंगल काटेंगे और जहाँ पर पुराना फॉरेस्ट है वहाँ से उसको रिटेन होने में टाइम लगता है। तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर ये जो कृषि होती है इसमें जंगलों का काफ़ी नुकसान होता है। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है गहन या इंटेंस एग्रीकल्चर। तो जैसे मैंने आपको कहा था ना कि हर तरह का एग्रीकल्चर एक डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक लेवल दिखाएगा सोसाइटी का। तो ये आपको पता चल गया ये कहाँ पर प्रैक्टिस होती है, आदिवासी समाजों में या आदिवासी समूहों में। तो एक उनका वे ऑफ लिविंग ही अलग होता है, नेचर के बीच में रहना और सारी चीज़ें। अब जो नेक्स्ट है इंटेंस एग्रीकल्चर। इसके लिए आपको सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ जाननी है कि इनकी प्रैक्टिस कहाँ होती है। इंटेंस या गहन का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़्यादा क्या है? ये इंटेंस या गहन कृषि का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उपज पैदा करने का दबाव। और ये बहुत ज़्यादा उपज पैदा करने का दबाव क्यों होता है? क्योंकि इंटेंस एग्रीकल्चर दुनिया के उन इलाकों में होता है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। मतलब कि उन इलाकों में जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है, कम क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या। और आपने पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ा है कि साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें आपका ईस्टर्न चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया के आसपास की जितनी एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं और भी दुनिया के ऐसे इलाके जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है ज़मीन के मुकाबले, तो वैसे एरिया में ये इस तरह की गहन कृषि की जाती है। गहन शब्द यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा, तो लोगों पर ज़्यादा उपज पैदा करने का एक बोझ होता है, प्रेशर होता है उनके ऊपर, क्योंकि जब तक ज़्यादा उगाएंगे नहीं तो परिवार के ज़्यादा सदस्य खाएंगे क्या। आप इस चीज़ को इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो। अभी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा। जैसे भारत से ही कंपेरिजन है जहाँ पर भारत में भी गहन कृषि होती है। भारत में एक किसान के पास एवरेज जो ज़मीन होती है वो 0.5 हेक्टेयर होती है, एक एवरेज है ये। और जबकि अमेरिका में एक किसान के पास 200 से 300 एकड़ ज़मीन होती है। तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि गहन कृषि और विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या अंतर हो जाता है। तो सबसे पहला फीचर जो है वो गहन या इंटेंस एग्रीकल्चर का वो क्या हो गया कि ये दुनिया के सबसे सघन बसे देशों में इनकी प्रैक्टिस की जाती है। तो गहन कृषि के बारे में आप सबसे पहली चीज़ ये लिखेंगे। दूसरी चीज़ एक पर्टिकुलर जोन है तो आप वो एरिया भी लिख सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये ऐसे सारे देश जो इधर के आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश जो है वो इसी एग्रीकल्चर जोन में आते हैं। और अब इस गहन कृषि के भी आपकी बुक में 2 एरिया जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक है राइस डोमिनेंट एग्रीकल्चर जोन और एक है अदर दैन राइस, जिसको मैंने यहाँ पर गेहूँ लिख दिया है। इसको आप लिख सकते हो गेहूँ भी डोमिनेंट है, मतलब व्हीट डोमिनेंट या अदर दैन राइस डोमिनेंट। अब राइस डोमिनेंट एरिया का क्या मतलब है? इस गहन कृषि के क्षेत्रों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक्चुअली ये जो पूरा एरिया है इसमें मैक्सिमम एरिया जो है बेटा वो ओशियन के किनारे का, वर्ल्ड मैप उठा के देखो जहाँ पर इस एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, तो आप देख पाओगे कि जितना कोस्टल एरिया है, मतलब समुद्र के किनारे वाला एरिया, वो चाहे चाइना का हो कोस्टल एरिया, चाहे साउथ ईस्ट एशियन और चाहे इंडिया का कोस्टल एरिया, जहाँ पर बारिश अच्छी होती है वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। इसीलिए ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है राइस डोमिनेंट जोन या चावल प्रधान गहन कृषि क्षेत्र। मतलब इन एरियाज़ में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है और बाकी एरिया जो रेस्ट ऑफ है मतलब इसी में है लेकिन चूँकि समुद्र से दूर है
वो उतना पानी नहीं पाते, तो वहाँ पर अदर देन राइस, इसमें गेहूँ, मक्का, जौ, दलहन, तिलहन, ढेर सारी फसलें आती हैं, तो आप इसको अदर देन राइस भी कर सकते हो। ये वो एरिया आते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बांटा गया है क्योंकि पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा राइस यही जोन देता है। इंटेंस एग्रीकल्चर में राइस डोमिनेंट जोन ही देता है। आप वर्ल्ड मैप में इसको देख लोगे। तो ये आपका हो गया चावल प्रधान और गेहूँ प्रधान। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, दुनिया के हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया में, सबसे सघन बसे क्षेत्रों में इसकी खेती होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर मतलब ज़मीन पर बोझ ज़्यादा है व्यक्तियों का, मतलब कि अगर कहा जाए कि प्रति व्यक्ति के पास इकाई जो ज़मीन की है वो बहुत कम होती है। तो ये हो गया इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा, सीधी सी बात है कि जब सबसिस्टेंस लेवल का एग्रीकल्चर हो रहा है तो वो उससे बहुत मुनाफा नहीं कमा सकते क्योंकि ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी ज़्यादातर घर के ही लोग होते हैं। समझ में आया ना, क्योंकि घर के लोग मिलकर, मेंबर मिलकर खेती का सारा काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से मजदूरी के लिए दूसरे को ज़्यादा पैसा न देना पड़े। टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करें, ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न टूल्स टेक्निक्स नहीं यूज़ कर सकते। आप अपने आसपास देखते ही हैं कि अभी भी फावड़ा, कुदाल और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा एडवांस टेक्निक के नाम पर अब हमारे यहाँ लोग ट्रैक्टर यूज़ करना शुरू किए हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत लार्ज स्केल के कंबाइन और सारी मशीनें यूज़ की जाती हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पर यूज़ की जाने वाली मशीनें नगण्य मान ली जाती हैं। इसके अलावा न ये अपना फर्टिलाइज़र यूज़ कर पाते हैं, मतलब आप कह सकते हैं किसी भी तरह की बहुत उन्नत तकनीक का इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पाते हैं। पैसे बचाने के लिए घरेलू मेंबर ही मिल के खेती का सारा काम कर लेते हैं। और उपज की जब बात करें तो यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्र पर उपज बहुत ज़्यादा होती है। मेरी बात समझ में ना, प्रति इकाई मतलब पर यूनिट एरिया में। क्यों? इसीलिए इसको इंटेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। हम साल के 3 एग्रीकल्चर के 3 सीज़न होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। ये तीनों सीज़न में यहाँ पर हम खेती करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर दबाव होता है ज़्यादा उपज पैदा करने का। हम गेहूँ भी उगाते हैं, हम चावल उगाते हैं, बीच में खाली समय होता है तो सब्जियाँ भी उगा लेते हैं, या गेहूँ को अल्टरनेट करके हम तिलहन उगा लेते हैं, दलहन उगाते हैं। ऐसा ये सारा काम करते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा उपज पैदा करनी होती है। और ये जब आप कंपैरिजन करेंगे तब समझ में आएगा कि जैसे इन एरियाज़ में साल में किसान केवल एक ही फसल लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, एक फसल से उनको सफिशिएंट अमाउंट मिल जाता है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ हो गई और सारी प्रॉपर्टीज़ आप पॉइंट वाइज लिखेंगे और फिर दिखाएंगे मुझे। तो ये हो गया आपका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि हर एग्रीकल्चर एक डिफरेंट टाइप का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दिखाएगा। झूम में आपको पता चला ये आदिवासी समाजों में, समूहों में प्रैक्टिस होती है। और इंटेंस एग्रीकल्चर दुनिया के हाईली पॉपुलेटेड एरिया में, जो देश सबसे सघन बसे हैं और आपको उन देशों की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पता है। लोगों के पास बहुत पैसा नहीं, ये देश या तो डेवलपिंग है या अनडेवलप्ड है, मतलब उस रास्ते पर हैं, डेवलपिंग है तो धीरे धीरे डेवलपमेंट के रास्ते पर हैं। अब नेक्स्ट एग्रीकल्चर आता है रोपण कृषि या प्लांटेशन। अच्छा, यहाँ पर एक और खास बात, ये मैंने 3 वर्ड लिखा है, ये आपके झूम से रिलेटेड है कि इंडिया में इसको झूम, अमेरिका मैक्सिको में इसको मिल्पा और इंडोनेशिया साइड में इसको लदांग बोलते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये 1 लाइनर है, ये 1 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर MCQ में ये पूछा जाता है कि इंडोनेशिया में जो झूम खेती है उसको इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जब आप बुक में पढ़िएगा तो इसको नोट्स में अंडरलाइन करके इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं रोपण कृषि पे। रोपण कृषि जो है इसकी शुरुआत के बारे में जान लेते हैं। पूरी दुनिया में रोपण कृषि की शुरुआत कोलोनाइजेशन के पीरियड में हुई। आप सभी हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोलोनाइजेशन आप सभी ने पढ़ा है, उपनिवेशवाद का दौर, जब ब्रिटेन, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज़, ये सारे लोग दुनिया में निकलने लगे कच्चे माल की खोज में, और इन्होंने साउथ ईस्ट एशियन देशों पे, अफ्रीका के ढेर सारे देशों पर कब्जा जमाया और वहाँ के किसानों को मजबूर किया। जैसे आपने पढ़ा होगा नील की खेती के बारे में, कपास की खेती के बारे में, कि किसानों को मजबूर किया गया कि आप अपने अनाज की खेती मत करो, हम जो बता रहे हैं उस चीज़ की खेती करो, क्योंकि रॉ मटेरियल उनको चाहिए था। तो उसी टाइम में बेटा ये पूरे वर्ल्ड वाइड प्लांटेशन एग्रीकल्चर दुनिया के कई इलाकों में फैला, और कुछ ऐसी फसलें थी
जो हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में हो ही सकती थी वो उनके कोल्ड रीजन में हो ही नहीं सकती थी। टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ये वो फसलें हैं जो हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब जिस तरह का आप कह सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया की है, अफ्रीकन कंट्रीज़ की है, उन्हीं देशों में हो सकती थी। अब उन फसलों के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जब आप रोपण कृषि के बारे में लिखेंगे तो आप उसका इंट्रोडक्शन क्या देंगे कि इसकी शुरुआत कोलोनाइजेशन पीरियड से हुई। दूसरी चीज़ जो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप लिखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है ये लेबर इंटेंस और कैपिटल इंटेंस एग्रीकल्चर है। लेबर इंटेंस और कैपिटल इंटेंस का मतलब ये है कि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में मजदूरों और बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की ज़रूरत है। ये खेती कोई ऐसे नहीं कर सकता, जैसे चाय के बागान या बहुत बड़े आपको कॉफ़ी के बागान या कुछ भी लगाना है तो बहुत बड़े एरिया पे लगाना है, 200, 400 एकड़, 500 एकड़, 10, 20, 50 एकड़ उस पर भी लगाना है तो उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्लांट्स होते हैं, ये सीजनल चेंज नहीं होते। जब भी ये लगाए जाते हैं तो ये 10, 20, 50 सालों तक ये प्लांट लगे रहते हैं और उनसे निकलने वाले फल या पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया, उसकी साफ़ सफाई करना, उनमें गड्ढे बनाना, उनका प्रॉपर ड्रेनेज बनाना, तो और ढेर सारे काम करना। कभी आपको उस पर पानी डालना है, कभी पत्तियां तोड़नी हैं, कभी उनसे फल तोड़ने हैं, ऐसे ढेर सारे काम होते हैं जिनमें ढेर सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और जितने ज़्यादा लेबर उतना ज़्यादा कैपिटल, खाद, बीज, ढेर सारी चीज़ें। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, जो आप सबसे इसका प्राइम फीचर है वो क्या है, दिस इज़ लेबर इंटेंस एंड कैपिटल इंटेंस क्रॉप। तो ये इसकी सबसे खास बात है। तो रोपण कृषि के बारे में क्या क्या हो गया, ये कोलोनाइजेशन पीरियड में डेवलप हुई। और सीधी सी बात है, कोलोनाइजेशन का जो पीरियड था उसमें आपका साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और अफ्रीका के देश आते हैं। इसमें आने वाली जो सबसे मुख्य फसलें हैं वो है चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, बनाना, ये और भी ऐसे कुछ मुख्य फसलें, आप रबर, ये सारी मुख्य फसलें हैं जो इन एरियाज़ में होती हैं। और चूँकि क्लाइमेटिक सपोर्ट भी इन एरियाज़ में मिला, इसीलिए यहाँ पर ये कृषि ज़्यादा विकसित हुई। तो बाकी फीचर मैंने बता दिया कि लेबर इंटेंस हो गई, कैपिटल इंटेंस हो गई। करंटली क्या हुआ, चूँकि ये बहुत बड़े बड़े बागान हैं, तो सीधी सी बात है कि कोई छोटा किसान तो इनको खरीद नहीं सकता। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों या बिजनेसमैन के होते हैं। जब ब्रिटिशर्स और जब ये कोलोनाइजेशन का पीरियड ख़त्म हुआ तब इनका क्या हुआ, तो कोलोनाइजेशन का पीरियड जब ख़त्म हुआ, मतलब जितने यूरोपियन देश थे उन्होंने इन गुलाम देशों के ऊपर से अपना शासन हटाया। जैसे 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ तो ज़्यादातर जो थे वो वहाँ के या तो सरकारों ने उनका अधिग्रहण कर लिया या फिर जो बड़ी बिजनेस फैमिलीज़ थे उन्होंने उनका अधिग्रहण कर लिया। जैसे आपके यहाँ असम में चाय के बागान हैं, वो बहुत बड़े बड़े चाय के बागान हैं, उनके मालिक भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो अपना एक मैनेजर डिप्यूट कर देते हैं जो बागान का सारा काम देखता है और उसके बाद फिर वो अपना बीच बीच में देखते रहते हैं। तो ये हो गया आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और इसकी भी सारी चीज़ें आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। अच्छा, रोपण कृषि में भी आपको एक टर्म मिलेगा, बुक में देख लेना। कॉफ़ी के जो बागान हैं ब्राज़ील में, उनको फेजेंडा बोलते हैं। आपकी बुक में कोई भी अगर एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है विद एक्सप्लेनेशन, तो उसको आप नोट्स बनाइए और हाइलाइटर से उसको लिखिए, मतलब हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जब भी आप नोट्स रिवाइज करें तो उन 1 पॉइंट्स की चीज़ें जो हैं, 1 लाइनर या कोई स्पेसिफिक वर्ड, उसको आप बार बार याद करें। अक्सर 1 मार्क्स में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब आता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अभी तक आपने जो एग्रीकल्चर देखा तो ये था एकदम अनडेवलप्ड टाइप का, ये था आपका डेवलपिंग टाइप का, ये कोलोनाइजेशन पीरियड की थी। वर्तमान में भी ये व्यवस्था ऐसे ही चल रही है। और ये दिखाता है डेवलप्ड फार्मिंग को, कॉमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। हालांकि डेवलप्ड फार्मिंग की अभी हम एक और टाइप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिक्स्ड फार्मिंग, लेकिन ये पहला टाइप है और ये इसके जस्ट इंटेंस एग्रीकल्चर के जस्ट अपोजिट है। कैसे है, इसके बीच में कंपैरिजन बता देते हैं। यहाँ पर बेटा आदमी ज़्यादा थे, ज़मीन कम थी। यहाँ पर जस्ट उल्टा है, इस जोन में ज़मीन ज़्यादा है और आदमी कम है। मतलब कि ये उन देशों में या उन एरियाज में उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं ज़्यादातर जहाँ पर पॉपुलेशन कम है और ज़मीन, सीधी सी बात है, अगर पॉपुलेशन कम है तो उसके हिसाब से ज़मीन उनके पास ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए इनके जो प्रैक्टिस के जोन हैं, USA, कनाडा, अर्जेंटीना, आपको पता है जो वर्ल्ड की जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं, तो मतलब ये है कि एक्टिविटी में भी वो फार्मिंग करके भी वो डेवलप इस वजह से हैं
क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। और मैंने पॉपुलेशन का मेजर रोल आपको शुरू के चैप्टर्स में बताया भी है कि पॉपुलेशन का कितना फैक्टर हो जाता है किसी कंट्री की इकॉनमी में। तो सेम यहाँ पर होता है, नाम ही इसीलिए पड़ा विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, मतलब कि बहुत लार्ज स्केल पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर करते क्या है कि यहाँ की एग्रीकल्चर, आप इसी से आप समझ सकते हैं कि एक किसान है, उसका 200-300 एकड़ का खेत है, हाईली एडवांस टेक्निक से वो अपना एग्रीकल्चर करते हैं। उनके पास बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन मशीन, हार्वेस्टर, मतलब मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर मशीन्स के थ्रू होती हैं। कंडीशन ये है कि आपके यहाँ किसान जब खेतों में काम करता है तो धूल मिट्टी पसीने में लथपथ हो जाता है। इन एरिया में जो किसान काम करता है वो बाकायदा अपना कपड़े पहनता है, अच्छे से हाथ में रबर ग्लव्स लगाता है, पैरों में बूट्स डालता है, उसके हाथ में एक सिंगल मिट्टी नहीं लगती, और वो बहुत लार्ज स्केल पर अपनी फार्मिंग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर फार्मर्स केवल फार्मिंग ही नहीं करते, फार्मिंग करने के साथ साथ बड़े बड़े स्टोरेज हाउस बनाते हैं। मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी के बीच ये डिफरेंस भी बताया है कि प्राइमरी एक्टिविटी से जो मटेरियल निकलता है बेटा वो रॉ मटेरियल होता है और उसका प्राइस उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर उस चीज़ को हम प्रोसेस करते हैं, जैसे यहाँ पर जो कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो होने वाली फसलों में से एक है गेहूँ। अब वो जो गेहूँ पैदा करते हैं तो सीधे गेहूँ नहीं बेचते, वो बहुत बड़ी सी फ्लोर मिल लगा लेंगे और उससे पता चला वो मैदा या आटा के पैकेट बना के बेच रहे हैं। और आपको हम मार्केट में एक डिफरेंस बता दें कि आप अगर मार्केट से आटा खरीदने जाओ तो वो 200 रुपये का 5 किलो मिलता है, मतलब 40 रुपये केजी। और किसान जब गेहूँ बेचता है तो वो 12-15 रुपये केजी, अगर आप 15 रुपये केजी भी मान के चलो तो सोच लो। और गेहूँ से आटा बराबर निकलता है, मतलब 1 किलो गेहूँ से 1 किलो आटा निकलता है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि किसान 4 महीने मेहनत किया और उसको केवल 15 रुपये मिला, और जो उसको लिया उसकी पिसाई किया, उसको पैकेट में भर के बेच दिया, उसी 15 रुपये का वो 40 रुपये कमा रहा है, दुगने से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 गुने से भी ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ के एग्रीकल्चर जो फार्मर होते हैं बड़े डेवलप्ड होते हैं, वो हर चीज़ में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उनको अपने खेतों में कैसे पेस्टिसाइड डालने हैं, कैसे दवाइयाँ स्प्रे करनी है, सब साइंटिफिक तरीके से होता है। इवन ये छोटे प्लेन का यूज़ करते हैं अपने खेतों में पेस्टिसाइड डालने के लिए। ये कभी भी अपना सामान मार्केट में बेचना होता है, ये एडवांस फार्मर होते हैं, इनके पास अपने कंप्यूटर सिस्टम है, ये पता कर लेते हैं कि आज मार्केट में इनके प्रोडक्ट का क्या रेट है, कहाँ इनको अच्छा रेट मिलेगा, ये उसी हिसाब से अपनी सेल करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पर होने वाली ये हाईली एडवांस एग्रीकल्चर है, जिसमें आपको क्या कहते हैं, ज़मीन ज़्यादा और आदमी कम। तो अब सीधी सी बात है, अगर इसके भी पॉइंट लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कि वर्ल्ड के किन पार्ट में इनकी प्रैक्टिस होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो लैंड का रेशियो भी मैंने बताया था कि इंटेंस एग्रीकल्चर में आदमी ज़्यादा ज़मीन कम, इसमें ज़मीन ज़्यादा आदमी कम। तो ये इसका दूसरा है। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर इंटेंस एग्रीकल्चर में आप बहुत पुराने तौर तरीके, देसी तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर का। यहाँ पर आप हाईली एडवांस टूल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो इस तरह से ये इसके जस्ट अपोजिट है, इसको भी आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लेट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चैप्टर आपको पूरा कर दूँगा। और आपको जो भी पूछना है नीचे आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ लो, और जब ये मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा फिर मैं लाइव सेशन लूँगा। और इसके पहले का जितना पढ़ाया 5 चैप्टर पे आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो।